एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में पाठ 12 गुरु और चेला। ओके, चलो किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिया बिना जड़ का पेड़। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी है, इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका दिया। फिर आगे सभा में गोनूजा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगह हंसाई होती। गोनूजा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसलिए निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनूजा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनूजा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगता है। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। फिर क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हो? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही सोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे नीचे हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी, मतलब फटाके फोड़े। फिर है बच्चों आगे, सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनूजा, यह क्या बेवक्त की सहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनूजा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा हूँ है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गुड प्रश्न का उत्तर दे दिया है। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनूजा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनूजा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही है में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, जब जरा भी संशय नहीं रहा। इसमें आतिशबाजी छोड़कर कुछ अन्य सामान नहीं हो सकता। आतिशबाजी, हम रात को पटाखे फोड़ते हैं ना बच्चों, तो रात को वो अलग अलग कलर होते हैं। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र है, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रसन्न रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनूजा ही है। किसने लिखा है? वीरेंद्र झा ने। ओके, चलो आगे हमारी ये कविता हम पढ़ते हैं, गुरु और चेला। किसके कहता है बच्चे? ये हमारे गुरु और चेला है। इसमें क्या है, गुरु और था चेला। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकले थे और चलते चलते एक नगर में पहुंच गए थे। वहां उन्हें एक ग्वालियन मिली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेरी नगरी है। इसका राजा बिल्कुल मूर्ख है। इस नगरी में सभी चीज़ों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा, ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहाँ से चलने को कहा। चेले ने बात नहीं मानी और गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगर में रह गया।
चलो इस कविता को पढ़ते हैं ना, आगे इसका अर्थ समझते हैं। ओके, तो बच्चा दिया गया है, गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़के चमाचम थी डगरी। मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़के चमाचम थी डगरी। तो बच्चे इसका अर्थ है, शब्दार्थ देख लेते पहले। चेला, चेला मतलब शिष्य, धेला मतलब पैसा, डगरी मतलब रास्ता। ओके, तो इसका अर्थ बच्चों बताया गया है कि एक गुरु थे और एक चेला था, है ना। वो दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था, फिर भी घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। एक नगर में पहुंच गए, नगरी की सड़कें चमक रही थी। ओके, देखो फिर से बताती हूँ। एक गुरु थे और उनका एक चेला था, दोनों के पास एक भी पैसा नहीं था, फिर वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, नगर की सड़कें चमक रही थी। अब आगे देखते हैं। अब हम मिली एक ग्वालिन धरे शीश न गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। तो उसने बताया, उसने एक ग्वालिन दिख गई, उसने सिर पर घड़ा था। गुरु ने ग्वालिन को रोककर पूछा कि यहाँ कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। ओके बच्चों, क्या पूछा? उसने पूछा कि उन्होंने यह एक ग्वालिन दिख रही थी, उसने सिर पर घड़ा था। गुरु ने ग्वालिन को रोककर पूछा कि यह कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है, यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता है। फिर आगे है, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले ही यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो उसने कहा, गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो यहाँ का राजा कौन है, तो ग्वालिन ने बढ़कर कहा, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए, लेकिन यह अंधेर नगरी है, इसका राजा नीरा मूर्ख है, यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वह भाजी हो या खाजा। फिर आगे देखते हैं बच्चों। फिर आगे कहा गया है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर और हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। क्या बोला? यह सुनकर गुरु का माथा टकना, उसने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल अंधेरे अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़ जाना जहाँ नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। क्या हुआ? गुरु ने जब ग्वालिन से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो क्या बोला? यहाँ का राजा कौन है? ग्वालिन ने बढ़कर कहा, महाराज पंडित भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह अंधेर नगरी है, इसका राजा निराकार मूर्ख है, यहाँ सब कुछ टके शेर मिलता है, चाहे वह भाजी हो या खाजा। सुनकर गुरु का माथा टनका, उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि किसी भी पल अंधेरे अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है, अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान नहीं देनी है, यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। फिर आगे है, गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँ मोटा अकेला। क्या हुआ? गुरु ने कहा, ग्वालिन ने यह जानकर वह अंधेर नगरी है, तो यहाँ का राजा मूर्ख है, तो गुरु ने तुरंत उस जगह छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसने चेले से कहा चलने को, परंतु वह माना नहीं। गुरुजी चले गए, चेला रह गया। फिर आगे क्या हुआ? चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला, टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा।
गुरुजी चले गए और चेला रह गया। एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने गया। हाट मतलब बाजार। वह हैरान रह गया यह जानकर कि वहाँ सब कुछ टक्के सेर बिका हुआ रहा है, चाहे वह खीरा हो या ककड़ी, हल्दी हो या जीरा हो। फिर है टक्के सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा ताजा। थी अंधेर नगरी, ये था अनबुझ राजा। उस अंधेर नगरी में सब कुछ टके सेर मिलता था। अतः चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। कभी कहता है कि अब आप मूर्ख राजा के अंधेर नगरी को आगे का ताजा हाल सुनिए। उस साल वहां खूब बरसात हुई। अनबुझ राजा। टके सेर मिलती थी रबड़ी। क्या बोला गया है कि उस अंधेर नगरी में सबको टके सेर मिलता था। चेले ने खूब रबड़ी मलाई खाई। वो कवि कहता है कि अब मूर्ख राजा की अंधेर नगरी का आगे का ताज हाल सुनिए। फिर आगे कहा गया है, बरसात था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। तो उस साल वहाँ खूब बरसात हुई, खूब पानी बरसता था, खूब बिजली चमकती थी और खूब बादल गरजते थे। फिर है, गिरिराज की एक दीवार भरी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी को यह दीवार किसने गिराए। तो उस अंधेर नगरी में बरसात के दौरान इतनी भारी बारिश हुई कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा तुरंत वहां पहुंच गया। उसने संतरी को बुलाया, दीवार गिरने का कारण पूछा, बे ये दीवार किसने गिराए। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। तो संतरी ने क्या कहा? संतरी ने झट जवाब दिया कि दीवार उसकी गलती से नहीं गिरी है, दरअसल दीवार कमजोर बनी थी, मोटी और घनी नहीं, इसलिए गिर गई। फिर आगे बताया गया है, खता कारीगर की, महाराज साहब, इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। तो जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा तो उसने कहा दीवार कमजोर बनी थी इसलिए गिर गई, इसमें गलती उसकी नहीं बल्कि कारीगर की है। कारीगर को फौरन बुलाया गया। झट से मतलब बुलाया गया। फिर आगे आता है, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। क्या बोला? कारीगर ने कारीगर को फौरन बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि कारीगर को सजा दो, इसकी गलती से दीवार गिरी है, अतः इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह भिश्ती की गलती है, यह उसकी शरारत किया गाला गीला उसी की एक गफलत है। कहा राजा ने, जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो फिर क्या बोला उसने? तो जब राजा ने संतरी के माध्यम से जाना कि कारीगर की गलती से दीवार गिरी है तो उसने फांसी पर चढ़ाने के आदेश से कारीगर तुरंत उसने अपना बचाव किया और उसने भिश्ती को दोषी कर। भिश्ती मतलब क्या होता है? ये लोहे का बना हुआ होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? भिश्ती बोलते हैं, है ना बच्चों। तो उसने भिश्ती को दोषी करार दिया। उसने राजा से कहा कि उसकी गलती से दीवार गिरी है क्योंकि उसी ने गारा गीला कर दिया। फिर क्या बोला? फिर राजा ने आदेश पर भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह गलती जिसमें मशक को बनाया कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो भिश्ती नहीं कहेगा,
भिस्ती ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि मशक बनाने वाले की गलती है। उसी ने इतनी बसी मशक बना दी कि इसमें पानी ज़्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गई और गिर गई। फिर आगे मशक वाला आया। हुई कुछ न देरी, कहा, इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत और उन्हीं की है हिकमत। फिर आगे बोला गया, भिस्ती भरी हो गया और उसने कहने पर मशक वाले को बुलाया गया। उसने ही चतुराई से अपना बचाव किया। कहा, दीवार गिरने में मेरी नहीं बल्कि मंत्री की गलती है, ये उन्हीं की भूल और उन्हीं की लापरवाही है। क्या बोला कि इन्हीं की ये लापरवाही है। फिर आगे कहा गया, बड़े जानवर का चमड़ा था चमड़ा दिलाया, चुराए न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक को खूब भरता पानी, यह गलती न मेरी गलती वीरानी। तो क्या बोला, उन्होंने भी मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया, मैंने चमड़ा चुराया नहीं, एक ही बड़ी मशक बना दिया है। इस मशक में पानी ज़्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं बल्कि किसी और की है। फिर आगे कहा गया है, हे मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तो जब राजा को बताया गया कि दीवार मंत्री की वजह से गिरी है, तो उसने मंत्री को हाजिर होने का आदेश दिया। मंत्री आया तो राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने को कहा। सुनकर फौरन जल्लाद आ गया और मंत्री को उसी क्षण लेकर चला फांसी पर चढ़ाने के लिए। फिर आगे वो देखते हैं, मगर मंत्री था इतना दुबला दिखाता न गर्दन में फांसी का फंदा आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। क्या बोला, किंतु मंत्री काफी दुबला था, उसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फांसी के फंदे पर नहीं आ पाती थी। अतः राजा ने उसकी जगह किसी मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लाने को कहा, ताकि उसे अच्छी तरह फांसी पर चढ़ाया जा सके। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलुदा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा नौत्या इसी सन। तो फिर क्या, जब संतरी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को खोज में निकल पड़े, बहुत जल्दी उन्हें चेला हलवा खाते हुए मिल गया। उन्होंने चेले से कहा, महाराज ने आपको न्योता दिया है, वो फौरन आप चलो चूल्हे चलिए। तो बहुत ही मन में खुश हो गया चेला, चला आज चेला। कहा आज नौत्या सकूंगा अकेला, मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अतः फौरन आप चूल्हे चलिए। चेला मन ही मन खुश हो गया, यह सोचकर कि राजा के दरबार में मुझे छक्कर खाएगा। लेकिन आकर देखा तो एक नया झमेला खड़ा था, चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कहा यहाँ चेले ने कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप न बकबक मचाओ। तो क्या, मोटी गर्दन वाले चेला को देखकर राजा ने तुरंत उसे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। चेले ने राजा से पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है, कम से कम मेरी गलती तो बताओ। तो फिर राजा ने फौरन यह कहकर चुप कर दिया कि ज्यादा बकबक मत करो। पर मगर था न बुद्धू चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो क्या हुआ, उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा के क्या बोला, उसने बोला, लेकिन चेला बुद्धू नहीं था, चालाक था। उसने वहीं पर एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। कहा मुझे फांसी पर चढ़ाने से पहले मेरे गुरु के दर्शन कराओ। फिर आगे
गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर कि रोता था चेला खड़ा जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। चेले के कहने पर उसके गुरुजी को बुलाया गया। उसने चेले को रोते हुए पाया। उसे अपने पास बुलाया और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। फिर दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों जमकर लड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ूंगा और फांसी पर चढ़ेगा। दोनों में से कोई अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। फिर था हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या, गुरु ने बताया करामत। चढ़ेगा तो फांसी पर मुहूर्त है, ऐसी न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। तो क्या लगा, फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेले में भिड़ंत हो गई। दोनों ऐसे लड़ने लगे कि हटाने से भी नहीं हटते। राजा ने बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर गुरु ने बताया कि फांसी पर चढ़ने का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा ने चक्रवर्ती बनेगा, उसके सिर पर पूरे संसार का ताज होगा। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर भी मैं ही टूंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। प्रजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी का अनबुझ राजा। जब राजा को गुरु जी से पता चला कि सुबह मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला चक्रवर्ती राज बनेगा, तो उसने कहा अगर यह बात सच्ची है तो मैं स्वयं भी इसी क्षण फांसी पर चढ़ेगा। इस प्रकार राजा फांसी पर चढ़ गया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ उठी और मूर्ख राजा से मरते घर घर में बधाई का बाजा बजने लगा। ओके बच्चों, ये हमारी आज की कविता थी। इस कविता को पढ़ना, ओके, और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।